अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में बढ़ते हुए जराइम की वजह से ताजिर बरादरी जो है वो खौफ व हरास में मुब्तला हो गई है। इसी किस्म का एक वाक़या समनाबाद के इलाके में पेश आया, जहां पे डाकू ने पान शॉप को लूटने की कोशिश की और मुज़ाहमत करने पर पान शॉप के मालिक को कत्ल कर दिया। क्या पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई? मकतूल के बुरसा किस तरह से इंसाफ के लिए दुहाइयां दे रहे हैं और तफ्तीश में अब तक क्या चीज़ सामने आई है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। लाहौर में जराइम पेशा अफराद सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं और जहां दिल करता है लूटमार शुरू कर देते हैं, और अगर आगे से कोई मुज़ाहमत करता है तो ये भी नहीं देखते कि उसके घर में बीवी बच्चे हैं, गोलियां मारकर बंदे को मौके पर मार देते हैं और कुछ हज़ार रुपए जो है वो या कुछ लाख रुपए लूट कर फरार हो जाते हैं। और पुलिस जो है इन डाकुओं के सामने बेबस दिखाई देती है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या समनाबाद के इलाके में पेश आया, जहाँ पे 4 बच्चों का बाप सुबह दुकान खोलने के लिए समनाबाद में अपनी दुकान पे गया तो डाकू वहाँ पर आया और उससे लूटमार शुरू कर दी। मुज़ाहमत करने पर डाकू ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और मकतूल को मौत के घाट उतार दिया। मकतूल के भाई की मुद्दईयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। वो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया और उनको क्या मालूम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। आपके बड़े भाई थे, छोटे भाई थे? मुझसे बड़ा क्या इसमें ग्रामीण था? आशिक अली। क्या मालूम हुआ आपको, क्या वाक़या पेश आया? मालूम ये हुआ है कि उसने अंदर घुस के पैसे निकाले हैं। कितने बजे का टाइम था ये? सुबह तकरीबन 8:30, 8:35-40 का टाइम था। पैसे निकाले हैं, पैसे उनको दे दिए गए हैं। उसके बाद उसने सिगरेट जो है वो तोड़े में भरने शुरू कर दिए। तोड़े वो अपने साथ लेके आया हुआ था। तो जो ऊपर वाला खाना था उसमें सिगरेट लगे हुए थे, उसके पीछे पैसे पड़े हुए थे 3-4 लाख रुपये। जब उसने वो सिगरेट उतारने की कोशिश की है तो भाई ने उतारने नहीं दिए, तो उसने उनकी तलकलामी हुई है और उसने फायरिंग शुरू कर दी। जब फायरिंग शुरू किया तो 5-6 फायर जब उसको लगे हैं तो वहाँ शोर मच गया। शोर मचा तो लोग आ गए। सामने एक पुलिस वाला जा रहा था, वो कोशिश कर रहा था मोटरसाइकिल पे ना लिफ्ट लेने के लिए। वो आया, जब उसकी फायरिंग ख़त्म हो गई तो उसने उसको आकर पकड़ लिया। तो उसके बाद वो पुलिस उसको थाने में, लिटन रोड थाने में ले गया। लिटन रोड थाने से फिर हम हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल में गए हैं तो वहाँ आए हैं, एसपी भी आए हैं, एसपी ऑपरेशन भी आए हैं, एसपी इन्वेस्टिगेशन भी आए हैं। उन्होंने हमें कहा जिसको हम छोड़ेंगे नहीं है, ये है वो, चलता रहा सिलसिला। कितनी परेशानी और सवारी उठानी पड़ती है? जैसे आप बता रहे थे प्रोग्राम से पहले कि आपको लाश लेने में बड़ा मसला हुआ। हाँ, ये लाश लेने में हमें 18 घंटे लग गए। 25 लड़कों को, 30 लड़कों को। आधे लड़के कोई थाने में बैठे हुए थे, कोई उधर डेड हाउस में बैठे हुए थे, कोई सर्विस अस्पताल में। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर वो छुट्टी पे चला गया है, 4 दिन बाद आएगा, आपको 4 दिन बाद लाश मिलेगी। ये आप मजिस्ट्रेट से लिखवा के लाओ। हम रात को कहाँ से मजिस्ट्रेट ढूंढें? वाकया सुबह 8:30 बजे, रात को 4 बजे हमें लाश दी। अगले दिन सुबह 4 बजे? हाँ जी, अगले दिन सुबह 4 बजे लाश दी है। 20 घंटे के बाद? 20 घंटे हमें वहाँ जलील किया गया है। कभी कोई चक्कर नहीं है, कभी डॉक्टर नहीं है, कभी डॉक्टर खाना खा रहा है, कभी डॉक्टर चेक कर रहा है, कभी डॉक्टर दूसरे को छुट्टी हो गई है, दूसरा डॉक्टर आएगा। 20 घंटे हमें तरह जलील किया गया है जैसे हम कोई, और इनको ज़रा एहसास नहीं है कि कुछ 200-300 बंदा इनके घर इंतज़ार कर रहा है, मैयत कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। फ़ोन लोग कर रहे हैं, हम कब क्या बताएं लोगों को कि कब आएगी। ये हमारी जान छोड़ें, हमें मैयत दें तो हम जाएं। एक तो ताजिर जो हैं वो वैसे ही खौफज़दा हैं कि उनको इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा, ऊपर से जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से बड़ा गैर देखिए ये रोज़ाना का काम है। डॉक्टर को भी पता है मैंने ये कागज़ दूंगा तो आगे ये काम होगा। पुलिस वालों को भी पता होना चाहिए कि ये कागज़ होगा तो आगे काम होगा। ये लोगों को जानबूझकर जलील करते हैं। इनका काम नहीं है कि ये लेके जाएं कागज़, ये हमने लेने हैं। हमें पता है इन लोगों को, आपको पता है नहीं ना पता, तो ये किस तरह होगा ये सिस्टम। 20 घंटे हमें एक टांग पे खड़े हुए हैं, हमने खाना खाया। 300 बंदा इधर भूखा मर गया है। वो तो जो मरने वाला है वो मर गया। 300-400 बंदा पीछे जलील हो रहा है। इनको ज़रा एहसास नहीं है
अच्छा ये बताइएगा इनके अपने साथ होगा तो इनको एहसास होता है, पहले नहीं होता। ये बताइएगा कि बेशतर केसों में तो पुलिस मुलजिम को पकड़ ही नहीं पाती, अब कुदरती तौर पे मुलजिम आपका पकड़ा गया, आपको लगता है कि इंसाफ मिल सकेगा? मुलजिम से मिले आप? हाँ जी, मैं मिला हूँ, उसको तो कोई एहसास ही नहीं है। आपको इंसाफ मिल सकेगा? आप समझते हैं कि पुलिस उसको सजा दिलवा पाएगी? अभी तक तो पुलिस काम कर रही है हमारा, आगे हम इल्तिजा करेंगे एसपी से भी, डीपीओ से भी, आईजी साहब से भी कि हमें इंसाफ लेकर आप दिया करते जाए। क्या हैं? हम सब भाई यही पान सिगरेट की दुकान, जन्नत कितना स्टोर। गैर महसूस करना शुरू हो गए हैं? वैसे आए रोज़ तो खबरें चलती हैं, लेकिन अब आपके ख़ानदान में ऐसा सानिया पेश आया जिसके अंदर आपके सगे भाई को डाकू ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, कितना गैर महसूस? गैर महसूस क्या है, किसी को पता ही नहीं है कि कब उसकी मौत हो जाए। किसी भी दुकानदार को ये नहीं पता, कोई चावल वाला है, कोई पान सिगरेट वाला है, कुछ सुनहरा है, किसी को पता ही नहीं है। आते हैं, पैसे भी लूटते हैं, बंदे को भी मार देते हैं। मकतूल के बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या? जैन। यार बैठे बिठाए हंसते खेलते आपके वालिद घर से दुकान पे गए और वहाँ से खबर आती है कि आपके वालिद को कत्ल कर दिया गया है। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, जब आगे देखा है तो काफ़ी देर हमें दलालत बहुत उठानी पड़ी है। हम सुबह 8 बजे के गए हुए हैं और हमें 4 बजे जाके ना डेड बॉडी दी। सुबह 4 बजे? हाँ, कभी एमएलसी का शोर डाल रहे हैं, एमएलसी लेके आओ, सर्विस से जा रहे हैं, वो कह रहे हैं वो डॉक्टर नहीं आएगा, वो डॉक्टर छुट्टी पे चला गया है, एमएलसी हम बाद में देंगे। बहुत ही इन्होंने खुआरी करवाई है हमें। एट दी एंड जाके इन्होंने हमें वहाँ से 1 बजे एमएलसी दी है सर्विस से। बाद में वहाँ पे चले गए हैं, वहाँ पे भी डॉक्टर स्टार्ट हो गए हैं जी, अभी खाना खाने चला गया है, अभी वो चाय पी रहा है, अभी वो राउंड पे है। करते कराते इन्होंने जाके रात को 2:30 बजे जाके पोस्टमार्टम स्टार्ट किया। 2:30, 3:30, पौने 4 बजे इन्होंने जाके हमें डेड बॉडी दी है। जैसे भी आपने बताया कि आपको यकीन ही नहीं आया जब इनको आपको पता चला कि आपके वालिद को कत्ल कर दिया गया है। जो बढ़ते हुए जराइम हैं, डाकू सड़कों पे दंदनाते फिरते हैं, सिर्फ एक दुकानदार नहीं, जो सड़कों पे लोग जा रहे हैं वो भी गैर महफूज हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर कि आपके तो वालिद चले गए, जो पीछे गम और जो साने आप लोगों के पहाड़ टूट रहे हैं गम के, वो तो आप ही जानते हैं। अभी इसी रिसेंटली इस वीक के अंदर ये 5वीं डकैती है। पुलिस वालों को पहले काम नहीं था बनता वो इसको सिक्योर करें, जब पहली डकैती हुई है पुलिस वाले का काम बनता था कि इसको सारों को सिक्योर करें। ये 5वीं डकैती हो गई है। पहले भी मेरे से पिछली दुकान वाले को लूट के लेके गए हैं। आपके वालिद की दुकान के पास ही? हाँ, उसी मार्केट के अंदर। तो आपके वालिद सुबह दुकान पे अकेले जाते थे या आप लोग अकेले जाते थे? मैं तकरीबन 12, 12:30, 1 बजे जाता था। और यही रूटीन थी उनकी? यही रूटीन थी। आप लोग मुलजिम को पहले तो नहीं जानते? नहीं, पहले नहीं जानते। कब आप मिले मुलजिम से? नहीं, कभी नहीं। अब पकड़े जाने के बाद मिले? नहीं, अभी मैं नहीं मिला। पुलिस क्या कहती है मुलजिम के बारे में? पुलिस तो अभी साथ दे रही है, क्योंकि वो जो आयो था हमारा, वो हमारे साथ वहाँ पे रहा है 4 बजे तक। अभी तक तो साथ दे रही है, आगे का कुछ पता नहीं। किस किस्म का आप चाहेंगे कि आपको किस तरह से इंसाफ मिले कि मुलजिम तो थाने में भी हंसता फिरता खेल रहा है, ना उसको शर्मिंदगी हमने है? अपने बाप की मैयत देखी है, हमें उसकी मैयत दिखा दें, शक्ल दिखा दें उसकी मैयत की, बस कफन। बहुत मेहरबानी। आप उनके बड़े बेटे भी मौजूद हैं। जैसे आपके भाई भी कह रहे थे कि आप लोगों को इंसाफ जो इसी सूरत में मिले कि आप उस जो मुलजिम है जिसने आपके बाप कत्ल किया, वालिद को कत्ल किया, उसकी भी मैयत हो। इस तरह के वाक़यात आए रोज़ किसी न किसी का भाई बाप बेटा छीन जाता, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने हमारे वालिद साहब के साथ किया ना, हमें इंसाफ यही चाहिए, उसके साथ भी उसी तरह ही हो, हमें और कुछ नहीं। हम डॉक्टरों की जलालत भी बहुत सैली है। डॉक्टर साहब के पास मैं गया हूँ, मैं डॉक्टर साहब मेरे वालिद साहब को फोत हुए 15 घंटे हो गए, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। मुझे आगे से कहते हैं शुक्र करो तुम्हें हम बना के दे रहे हैं। हम 4-4 दिन नहीं बनता, यहाँ पे लोगों का जलील होते हैं। उसके बाद मेरा सिर्फ इतना ही मुतालबा इमरान खान साहब से, जिनसे भी है, मेरे वालिद साहब के साथ किया गया उसके साथ बस इतना किया जाए, उसको छोड़ा ना जाए, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। अल्लाह आपको सब्र दे। ये पूरे लाहौर की स्टोरी है, ये सिर्फ एक ख़ानदान नहीं है। शहर के अंदर कोई भी शख्स अगर इस तरह से अपनी जान की बाजी हार जाता है, उसको डाकू जो है वो चंद हज़ार या चंद लाख की खातिर कत्ल कर देते हैं, तो ये हस्पतालों की रुदाद इनके मुंह से आपने सुनी। ये मुद्दई मुकदमा है, वो मकतूल के बच्चे हैं। इंतहाई ज़लालत और ख़वारी जो है वो उठानी पड़ती है। थानों के बाद पुलिस का रवैया भी आप सुन रहे हैं कि पुलिस का जिस तरह का रवैया है, और मुलजिम थाने में मौजूद है लेकिन वो जिस तरह से प्रिटेंड कर रहा है, पुलिस भी उसको जो है वो पागल डिक्लेयर करने की कोशिश कर रही है कि शायद उसका ज़हनी किसी मर्ज में मुब्तला है, इसलिए वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है। जबकि ताजर बरादरी एक आम शहरी तो हैं ही हैं, ये ताजर भी हैं, ये सारे कारोबार से मुंसलिक हैं, और जिस तरह से इनके दिलों में एक इनके ख़ानदान के फ़र्द के कत्ल के बाद खौफ व हरास बैठता जा रहा है, ये पुलिस की नाकामी और नाअहली का बोलता सबूत है कि पुलिस अपने शहरियों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है।
इज्जत किसी वक्त या नौकरी की मोहताज नहीं है। ऐसी ही एक मिसाल लाहौर के कांस्टेबल ने कायम की, जिन्होंने महकमा पुलिस में 42 साल नौकरी की और रिटायरमेंट से 4 महीने पहले ऐसा कारनामा कर दिया कि आज पंजाब पुलिस जो है वो उनके गीत गाती फिरती है, यानी उनकी तारीफ़ें करती फिरती है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं नसरुल्लाह साहब, जिन्होंने महकमे को 42 साल दी और अब वो रिटायर होने वाले हैं 4 महीने बाद और थाना लीटन रोड में तैनात हैं। वो सुबह जब अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे तो इनको रास्ते में एक मुकाम पर डाकू वारदात करते दिखाई दिए, जिन्होंने दौरान वारदात यानी दौरान डकैती एक शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जब इन्होंने देखा कि डाकू फायरिंग कर रहे हैं तो ये भी मौके पे गए और इन्होंने इस चीज़ से बालातर होते हुए कि ये अकेले हैं, डाकू ज़्यादा हो सकते हैं, असले से लेस हैं, इनके ऊपर फायरिंग कर सकते हैं। इन्होंने कोई प्रोटेक्टिव गियर वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ था, सिर्फ अपना जो इनका असलहा था, जो इनकी अपनी राइफ़ल थी, वो इनके पास मौजूद थी। ये वहाँ पे गए और डाकुओं ने मकतूल को तो यानी शहरी को तो कत्ल कर दिया और जब इनको अपनी तरफ आते देखा, इन पे भी फायरिंग की। इन्होंने अपनी जान कैसे बचाई, डाकू को कैसे पकड़ा, ये इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। चाचा जी, पुलिस में कब भर्ती हुए? मैं 13/6/79 79 में भर्ती हुए। कितने साल हो गए आपको पुलिस में? तकरीबन 42 साल हो गए। 42 साल। रिटायरमेंट में 4 महीने रह गए आप? 15/2/21 मेरे 60 पूरे हो जाएंगे। 60 साल के आप हो जाएंगे। पूरी ज़िंदगी आपने मुलाजमत की, चोर डाकू छापे वगैरह सब कुछ मारा होगा, जी, जी। लेकिन अल्लाह ने आपको रिटायरमेंट से पहले इतनी बड़ी इज्जत दी कि आज लाहौर पुलिस के जो सरबराह हैं उन्होंने आपको बुला के ना सिर्फ इनाम से नवाजा है बल्कि आपकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं और महकमा पुलिस जो है वो आपकी तारीफ़ें कर रहा है। क्या हुआ उस दिन, ज़रा तफसील से बताइएगा। आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कैसे आपको पता चला कि वारदात हो रही है? मैं ड्यूटी ते जा रहा सी, ਜਦੋਂ ਗੰਦਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। अच्छा, 2 फायर किए? हाँ जी, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੈਂਬਰੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛਾਪਰ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੱਫੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ 2, ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ 2 ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੰਦ ਫਿਰ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਗਲਬਨ 8:40 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਮੂਵਰ ਕੀਤਾ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਰ ਸੀ ਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ। बंदा मर गया मौके पे? ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਉਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਦ ਉਹ ਵੀ ਗਲਬਨ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, 50-55 साल ਦੀ एज है सी। अच्छा चाचा जी, रिटायरमेंट में इतने थोड़े महीने रह गए हैं, लोग जो है रिटायरमेंट से पहले कोशिश करते हैं कि आराम से सुकून से लाइन में बैठें या घर में एहतियात करें ताकि कोई गलती सरजनिश ना हो जाए या कोई धब्बा ना लग जाए। तो आप कैसे, हिम्मत कैसे आई कि आप अकेले थे और डाकू ज़्यादा भी हो सकते थे, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते थे, तो कैसे हिम्मत आई कि आपने जाके उनको पकड़ भी लिया और आज वो इंशाल्लाह कैफिर किरदार तक भी पहुंचे? उधर में एक इंसान पैसा लेंदा है, ਇਹ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਤੋਹਫਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ। सीसीपी लाहौर ने आपसे मुलाकात की, हाँ जी। उस मुलाकात में क्या हुआ, कोई इनाम वगैरह मिला? हाँ, वर्दी है, इनाम मिला? हाँ, 50,000 दी। तारीफ वगैरह भी की? हाँ जी। कैसा महसूस हुआ? बड़ी शान ऊंची हुई जी, खुशी महसूस होती हाँ है? जी। आप इस उम्र में माशाल्लाह अकेले मुलजमों को पकड़ रहे हैं जो शहरियों को कत्ल करके फ़रार हो रहे हैं, बाकी फ़ोर्स के लिए क्या कहेंगे जो नए लोग हैं, काम करने से जी कतराते हैं, महकमे के लिए बदनामी का सबब बनते हैं, करप्शन करते हैं, लूट मार करते हैं, क्या पैगाम देंगे? नहीं जी, उन्होंने इस लिए तोहफा देना चाहिए जिस तरह मैं किया, जुर्म पे हम फड़ना चाहिए, जुर्म पे हम सजावां देनियां चाहिए, करप्शन नहीं करनी चाहिए। करप्शन तो खुद भी मैं नफरत की, मैं दूसरे लोगों भी कहना ये नफरत करो जुर्म पे लोगों, उन्होंने फड़ो,
चाचा जी, महकमे के ऊपर बड़ा बुरा टाइम आया हुआ आजकल, आप खबरों में देख रहे हैं कि अफसरान के खिलाफ खबरें चल रही हैं, महकमे के खिलाफ खबरें चल रही हैं। महकमे में इतनी 4 दहाइयों से ज़्यादा का वक्त आपने गुजारा है, महकमे के बारे में कुछ बताएं, कैसा है महकमा, कैसे ठीक हो सकता है, कहाँ पे नकाइस हैं? ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁਰਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ अगर क्या टोरना प्रकार चाहिए। कर हाँ जी हाँ जी बड़ी मेहरबानी। आप नसरुल्लाह साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, जिन्होंने 59 ईयर्स की उम्र में भी अकेले शहरी को डकैती मज़ामत के बाद कत्ल करने से जो फ़रार हो रहा था मौके से, डकैती मज़ामत पर कत्ल के बाद उसको ना सिर्फ पकड़ा है बल्कि अब इनकी उम्मीद है, इनको पूरा यकीन है कि वो कैफरे करदार तक भी पहुंच सकेगा। और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि महकमे में वो नौकरी कर रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे से, यानी अवाम इनकी तनख्वाह के लिए अपने जो रकम वो कमाते हैं, जो उनका रोज़गार है उसमें से पैसे देते हैं ताकि इन लोगों को तनख्वाहें मिल सकें। इन्होंने उस चीज़ का हक अदा किया और बाकियों को भी इनकी मिसाल लेनी चाहिए, जो नए नौजवान आ रहे हैं और जो अपनी फ़र्ज शनासी को भुलाकर अपने मफादात में लगे हुए हैं, जो नए लड़के, जो नए पुलिस एहलकार और अफसरान आते हैं। नसरुल्लाह साहब डेफिनेटली महकमा पुलिस के लिए एक मिसाल है। लाहौर में आए रोज़ कोई ना कोई शख्स जो है वो डकैती मज़ामत पर या चोरी डकैती के दौरान कत्ल हो जाता है। ऐसा ही एक दिलखराज वाक़या समनाबाद के इलाके में पेश आया, जहां पर 5 सिगरेटों का काम करने वाला शख्स सुबह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि एक डाकू ने आके उसको लूटने की कोशिश की, जिस पर उसने मज़ाहमत कर दी और डाकू ने अंधाधुंध फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर जो कांस्टेबल थे नसरुल्लाह साहब, जिनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 4 माह रह गए हुए थे, उन्होंने इंतहाई दीदा दिलेरी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया, अपनी जान की परवाह भी नहीं की। मुलजिम इस टाइम थाना समनाबाद पुलिस के पास है, उससे जानते हैं कि कैसे ये सारी वारदात का उसने प्लान बनाया। इतनी सुबह तो डाकू सो रहे होते हैं, ये कैसे जाग गया? तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम याद अहमद। कहाँ के रहने वाले हो? मैं समनाबाद बस्तामी रोड। बस्तामी रोड के रहायशी हो? हाँ जी। कितनी वारदातें पहले की हैं? पहले तो कोई नहीं की थी, चोरी की थी 1-2 वारदातें, इस तरह कोई नहीं की जो अब बन गया। कोई रिकॉर्ड नहीं? कोई रिकॉर्ड नहीं। पहले ये चेक कर जो लिया। 2 चोरी की वारदातें की थी, किस इलाके में की थी? चोरी की वारदातें ऐसी इधर एक महल्ले में की थी, वैसे ही अपने कितने की थी छोटी वो? मोटी वारदात की थी, इस तरह की बड़ी नहीं की वारदात कोई इस तरह की। असला कहाँ से आया तुम्हारे पास? असला लाइसेंस पे था, लाइसेंसी पिस्टल था वो मेरा। कितना अर्सा पहले खरीदा था? वो दुश्मनी के साथ लगा के फिरता था। किससे दुश्मनी है? वो जो था घर में था, हमारे नेबर था, उसमें थी। उसके साथ दुश्मनी जारी? हाँ कितने जी। अरसे से दुश्मनी है? इसके साथ तकरीबन 2 साल से चल रही है दुश्मनी। तो दुश्मनी उसके साथ थी, असला खरीद लिया, हाँ जी। तो शहरी को कत्ल क्यों किया? शहरी को कत्ल वो बस गया था, उनके साथ चेंज लेना था, उनके पास भान नहीं था, वो 5000 का नोट लेके अब रोजाना आए थे हैं, इस तरह वो तले खलामी होगी, इसकी वजह से फायरिंग होगी वहाँ पे। तो उसकी सडनली। दुकान से कितने पैसे चोरी किए? उसकी दुकान से मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आया। नहीं निकाले तो सही ना, कितने लिफाफे में डाल के? कहते हैं कि 10-12 हज़ार रुपया था उनके पास काउंटर में कैश। पकड़े कैसे गए? पकड़े कि इंस्पेक्टर की फिर रहा था, पुलिस वाला उसने पकड़ा था, भाई ड्यूटी का मुलाजिम पुलिस था। वाले पे भी फायरिंग की? पुलिस वाले पे फायरिंग नहीं की, वैसे ही बट मारा था उसको भी। उसके कहाँ पे बट मारा? उसको मतलब कि सर पे बट लगा था और उससे फायर भी किया था मेरे दुकानदार को कितने फायर मारे? पे। दुकानदार को पता नहीं 2-3 फायर लगे थे कहते हैं। फायर किए क्यों तुमने? जब तुमने वारदात करने लगे, असला हाँ जी। दिखाया, वो डरा नहीं? वो नहीं, मैं दिखाया नहीं, वो लाड़ा था आगे से ना बंदा, उसने बोतल भी मारी थी, नीचे निशान है। अच्छा, हाँ जी, उसने बोतल उठा के मारी थी, लाड़ा था आगे फिर से कितने बंदा। फायर मारे उसे? उसे 2 से 3 फायर लगे थे शायद।
ठीक है, और बाकी फायर पुलिस वाले पे की है? पुलिस वाले पे नहीं किया, अंदर ही दुकान भी की थे सारे इतने, वो शीशे वगैरह पे इधर उधर। पुलिस वाले की तो हाँ कुछ फाइट नहीं डकैतियों हुआ। चोरियों के अलावा क्या करते हो? इसके अलावा ऊबर क्रीम पे गाड़ी चलाता है पहले, अब उसमें भी वारदातें करते होगे? नहीं, इस पे क्या वारदातें करनी थी? ऊबर क्रीम पे भी लोगों के साथ बड़ी वारदातें हुई, इसका मतलब तुम उनमें भी मुलविस रहे होगे? नहीं, मैं तो उनमें कोई मुलवस नहीं रहा, वो कोई और होते होंगे लोग इस तरह के, हो सकता है हो मे भी, लेकिन मैं तो इस तरह का काम भी नहीं किया, उसमें हलाल रोटी चलाते थे बस। अच्छे खासे हो, हट्टे कट्टे हो, कोई और काम करते, ये डकैतियों चोरियों में कहाँ से पड़ गए? वो डकैतियाँ चोरियों में नहीं पड़ा, वो वैसे ही उस दिन वाकया सेटल नहीं हो गया था। मैं तो उस दिन पैसों की जरूरत थी? इसने नीयत से नहीं किया था, पैसों की जरूरत थी तो पैसे तो वैसे भी उन्होंने दे देने थे, उनके साथ वो इशू बन गया था ना। वैसे क्यों दे देने, रिश्तेदार थे वो तुम्हारे? नहीं, अगर वो ना डकैती के लिए गया था, डकैती तो उन्हें गन पॉइंट पे वैसे भी पैसे दे देने थे, उन्हें मारने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए कि वो लड़ाई बन गई थी, उन्होंने बोतल उठा के पीछे से मजामत करनी शुरू कर दी, मजामत करनी फायरिंग कर दी। मजामत मेरे साथ की उन्होंने, हाथ पीछे से बोतल उठा के मारी, कहते मेरे पास चेंज नहीं है, रोजाना आए थे। अगर पकड़े ना जाते तो पैसों को क्या करना था और कहाँ जाना था कत्ल करके बंदे को? कहीं भी नहीं उसको। शादीशुदा? हाँ जी, कितने अरसे से शादी हुई है? 10 साल थे। कितने बच्चे हैं? 3। अब उनका क्या बनेगा? अब उनका अल्लाह मालिक है। तो पहले सोच लेना था, अल्लाह मालिक पहले सोच लेते। बस पहले अल्लाह मालिक नहीं था उनका? बस सडनली हो गया, जो होना था वाकया हो गया, क्या किया था जा सकता है। ये पे शर्मिंदा हो? जी बिल्कुल गिल्टी फील और अगर है। पुलिस वाला भी मर जाता फिर क्या करते? पुलिस वाला इसको मैंने नहीं इस तरह मारा था, वो बस वो जो बुजुर्ग है, बंदा है, 60 साल उम्र है, उसके सर पे तुमने बट मारे। उन्होंने भी फायर किया था 2 मिनट। वो तो आने पुलिस लगे वाला नहीं। है, तुम डाकू थे, डकैती करके फरार हो रहे थे, बंदा कत्ल किया था, फायर ना करते तो तुम्हें भूल देते आके? बस वैसे ही है, उन्होंने मेरे भी किया, वो मदामत में आपस में दोनों का क्लैश हो गया। और ये कौन सा घर के अंदर चोर सिपाही खेल रहे थे कि उसने फायर किया, तुमने भी फायर कर दिया? तुम डकैती करके जा रहे थे वहां से? नहीं, मैं फायर नहीं किया था, उसके बाद मैंने फिर बट ही मारा था, फायर तो थे तो ही बाकी गोलियां किधर गई जो पिस्टल में थी? नहीं। वो 3-4 ही गोलियां थी, वो सारी पहले ही मौके पे चल चुकी गरीब थी। डाकू हो, 3-4 ही गोलियां रख के डकैती करने बस ऐसी मैगजीन भी एक ही था, नहीं पता है मौके भी उन्होंने पकड़ा था पिस्टल। इंतहाई गैर संजीदा सा डाकू लग रहा है जो 3 गोलियां लेकर डकैती करने के लिए गया, अगलों से पैसे मांगे, उसने पैसे नहीं दिए, फायर कर दिए, पुलिस वाले ने आके इस पे गोली चलाई, इसलिए इसने भी उसके ऊपर गोली चला दी। ये कोई घर में जो चोर सिपाही का केस होता है वो लग रहा है। हमारे साथ SHO समनाबाद भी मौजूद हैं, क्योंकि पहले मुलजिम को ऑपरेशन पुलिस ने पकड़ा था और इन्होंने क्या इब्तदाई तौर पर उससे तहकीकात की हैं, क्या चीज़ सामने आई है, क्या रिकॉर्ड है इसका, जानते हैं। फ़हीम साहब, आपने सारी स्टोरी सुनी है, तो जैसे वो घरों में बच्चों का खेल होता है, ये तो वैसे सुना रहा है कि पुलिस वाले ने मेरे पे फायरिंग की, मैंने उस पर फायरिंग कर दी, दुकानदार ने मुझे बोतल मारी, मैंने उसको गोली मार दी। क्या माजरा क्या है ये सारा? जी, ये माजरा कुछ इस तरह से है कि ये डेस्परेट है, जैसे कि आपने इसकी बातों से भी देखा, ये एक ही बंदा जो है ये मुख्तलिफ जगह पे डकैतियों में पहले भी मुलव्वस है, और यही इसने यहाँ पे भी किया है। यहाँ पे सुबह सवेरे जब निराला पान शॉप पे जो जिसकी डेथ हुई है, उसने आगे जब अपना ओपन की शॉप को, तो ये वहाँ थोड़ी देर बाद आ गया है, यहाँ वहाँ पे आके इसने वारदात की नीयत से अंदर गया है, उससे इसने पैसे वगैरह खींचे हैं और गन पॉइंट पे। उसके बाद जब ये निकलने लग गया है तो उससे मज़ामत होगी इसकी, वहाँ से फिर इसने जो है फायरिंग की है और उसको फायर करके जो है इसने ज़ख्मी कर दिया शदीद, जो कि वहाँ पे मौके पे यानी शाहिदीन थे, और 15 की कॉल हुई है, 15 की कॉल पे फौरी हम भी मौके पे पहुँच गए। तो वहाँ पे हमारे ये जो नसरुल्ला कांस्टेबल हैं, वो एजड हैं, 55 ईयर्स के हैं, वो अल्लाह पाक ने उनको ये हौसला दिया और उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा करते हुए उन्होंने उसको जो है वो पकड़ लिया इसको, और इसने बल्कि उन पे भी फायरिंग किया, वहाँ पे इसने उनके ऊपर भी फायरिंग किया, लकीली वो बच गए हैं। और जैसा कि इसके पास आपने बताया कि बुलेट्स कम थी, और इसने फिर दौराने इंटेरोगेशन इसने ये भी बताया कि अगर मेरे पास बुलेट्स ज़्यादा होती मैंने उन पे किया था फायर, लेकिन उनको लगा नहीं। जिस तरह से ये बता रहा है कि ये पहले चोरियों में मुलविस रहा, तो उसका कोई रिकॉर्ड निकला है? कौन से इलाके के मुकदमे? ये नहीं, मुकदमे इसका अभी CRO वगैरह नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है अभी। हो सकता है कि ये कहीं पे भी पकड़ा ना गया हो, लेकिन अभी आ रहे हैं हमें डिफरेंट SHOs के भी कॉल्स आ रही हैं, क्योंकि एक बंदे की वारदात भी हो रही है, जो बंदा स्नैचिंग पे भी मुलव्वस है और चोरियाँ डकैतियाँ कर रहा है। तो फिर इसको पकड़ के हमने वहाँ से सेफ जगह पे मुंतकिल किया था, क्योंकि लोग काफ़ी वहाँ थे। उसके बाद अब आपने इसको तफ्तीशी जी अब इसको इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया हमने, इसको मज़ीद जो है आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी उसको वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो अभी बताना मुनासिब नहीं है क्योंकि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो बाकी इन्वेस्टिगेशन वाले आपको बेहतर बताएंगे। मेहरबानी। आपने फ़हीम साहब की गुफ्तगू सुनी कि इसके बारे में बहुत सी डिटेल्स और भी आ रही हैं दूसरे इलाकों से, लाहौर के भी, कि इसी
जिसामत का और शक्ल सूरत का बंदा जो वो वारदातें और डकैतियाँ और हाउस रॉबरीज करता फिर है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से पूछते हैं जो इससे तफ्तीश कर रहे हैं कि उनके पास अब तक क्या मालूमात आई हैं, क्या इसका कोई बैक रिकॉर्ड निकला है या किसी दूसरे थाने के अंदर इसकी शुबाहत का कोई और बंदा जिसके बारे में डिटेल्स SHO साहब भी बता रहे थे वो चेक करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लाहौर में गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल ना सिर्फ जराइम बढ़े हैं बल्कि शहरी खुद को गैर महफूज भी महसूस करना शुरू कर गए हैं। जहां समनाबाद के इलाके में होने वाली डकैती निजामत पर कत्ल जो है वो बहुत से पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रहा है, तो वहीं एक कांस्टेबल की जानिब से बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए उस डाकू को पकड़ना भी काबिल तहसीन है, क्योंकि पुलिस से इन्वेस्टिगेशन जो है वो थाना समनाबाद कर रहा है। और जैसे आपने SHO की गुफ्तगू सुनी कि SHO का कहना है कि मुलजिम के हवाले से दीगर थानों से भी इंक्वायरीज आ रही हैं और लोग पूछ रहे हैं इसके बारे में, इसकी तफसीलात और डिटेल्स वगैरह ले रहे हैं। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शेख काशिम मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस किस थाने से अभी तक इनको रिक्वेस्ट आई है इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और मुलजिम का रिकॉर्ड अगर नहीं है तो किस तरह से पता चलेगा जो वो वारदातें वगैरह के इंकशाफ कर रहा है। शेख साहब, मुलजिम तो कुदरती तौर पे नसरुल्लाह साहब वहाँ पे मौजूद थे तो पकड़ा गया, मुलजिम का रिकॉर्ड क्या कहता है, कौन से थाने जो हैं वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं? देखें जी, जिस टाइम वो हुआ हुआ है उस टाइम काफ़ी जो हमारे लाहौर के शहर के जितने पुलिस स्टेशन हैं जिन जिन को पता चला है वो सारे इस मुलजिम की हमसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस हुलिया जात के बाबत काफ़ी वारदातें हुई हुई हैं। जैसे शादरा टाउन है, डिफेंस है, इकबाल टाउन है, लिटन रोड है, इसके अलावा और भी काफ़ी थाने हैं जहाँ से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन SHO साहिबान हमसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इस हुलिया की बाबत जितनी वारदातें हुई हैं अब इंटरोगेट कर रहे हैं। अल्लाह के ताला की घर बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह काफ़ी इसमें से वारदातें और निकलेंगी। मुलजिम ने जैसे हम लोगों से अभी बात की तो उसने कहा कि उसने इससे पहले चोरियां वगैरह की हुई हैं, चोरियां तो अपने मुंह से मान रहा है, तो किन इलाकों में चोरियां की हैं, क्या मुकदमे दर्ज नहीं हुए या कोई रिकॉर्ड निकला आप लोगों का CR? मुलजिम ने जितनी पहले वारदातें की हैं उसमें वो पकड़ा ही नहीं गया, जिसकी वजह से इसका ना कोई CR है ना कोई सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बाकी ये है कि अब इसको इंटरोगेट कर रहे हैं और 2-3 मुद्दइयों को भी बुलाया इसकी शनाख्त के लिए, तो जैसे ही कोई क्लू मिलेगा तो इंशाल्लाह इस पर भी अच्छा वर्क करेंगे। मुलजिम ने वारदात सुबह सवेरे करने की कोशिश की, तो जिस तरह से उसने जो दुकानदार था उसको कत्ल किया और जिस तरह से उसने पुलिस कांस्टेबल के ऊपर फायरिंग की और उससे जब इंटरव्यू किया उसकी हालत कुछ ऐसी लगती नहीं है। कोई इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि किस नीयत से वो वारदात करने के लिए गया था, इतनी सुबह वहाँ पे कैसे चला गया, क्योंकि वारदात करने के लिए कोई ना कोई साथी साथ होता है, प्लानिंग होती है, दुकान की रैकी वगैरह की होती है या इलाके का उनको पता होता है, तो क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन के अंदर होता है? नहीं, अभी तक मुलजिम ने कोई इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कोई बात नहीं बताई। ये ज़रा थोड़ा सा ज़हनी तौर पे मफलूज लग रहा है। सुबह ये निकला घर से और ये पानो सिक्टों वाले की दुकान पे आया, न्यू नराला पान छाप पे। उधर आके इसने पहले वारदात करने की नीयत से उससे बोतल मांगी है। इसने जब देखा कि दुकानदार अकेला है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा कैश भी है, इसने उसके गन पॉइंट पे कैश छीनने की कोशिश की है, जिस पर दुकानदार ने इसको रोका है और इसने आगे से फायरिंग शुरू करके उसको मौके पे डेथ हो गई उसकी। ये कहते हैं इसकी कोई दुश्मनी वगैरह भी चल रही है इसलिए उसने असला खरीदा। देखिए जी, इस तरह की अभी सामने कोई बात नहीं आई, अगर कोई आएगी तो फिर उसका हम देखेंगे। असलहा बाकी इसका लाइसेंस ही है या नाजायज़ है? अभी तक लाइसेंस हमारे पास कोई नहीं आया, बिना नंबरी पिस्टल है। अगर लाइसेंस ही होता तो उस पर नंबर भी ज़रूर कोई ना कोई लगा होना था। इसके बीवी बच्चे बहन भाइयों से अभी तक इसके घर में से कोई भी नहीं आया। इसके पीछे भी कोई भी नहीं आया। इतने रोज हो गए इसको गिरफ्तार हुए और पीछे से कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया अभी तक। हैरानगी की बात है। आप लोगों ने मुलजिम का इंटरव्यू भी सुना, वो इंतहाई गैर संजीदगी से बयानात दे रहा था और जैसे उसका कहना था कि मुझे दुकानदार ने बोतल मारी और मैंने उसको फायर मार दिया, इसी तरह पुलिस कांस्टेबल ने मेरे पर फायरिंग की इसलिए मैंने उसके ऊपर फायरिंग की और फिर बाद में जब गोलियां ख़त्म हो गई तो उसके सर पर मैंने पिस्टल का बट मार दिया। आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू भी सुनी कि जब से इसको पकड़ा है तो मुतअद्दिद थानों के इंचार्ज और SHO जो हैं इस हुलिया के
हवाले से जो होने वाली वारदातें हैं इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, ताकि जो मुल्ज़िमान अभी तक नहीं पकड़े गए और उनका हुलिया इस मुल्ज़िम से मिलता है तो वो शिनाख्त करवा सकें, और अगर कोई क्लू मिलता है और किसी और थाने में भी इसने वारदात की है तो उसका रिकॉर्ड निकल सके। और ऐसे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं वो बड़े पुरुमीद हैं कि इस मुल्ज़िम के और भी वारदातें जो हैं वो निकलेंगी और उनका इंकशाफ भी करेगा। लाहौर में बढ़ती हुई वारदातें इस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रही हैं कि मुल्ज़िमों को सज़ा नहीं मिल रही और पुलिस एक्टिवली अपना काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से आए रोज़ कोई ना कोई शहरी दौरान वारदात अपनी ज़िंदगी से की बाजी हार जाता है। इस टाइम हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलख शेर खोसा साहब के पास। उनसे जानते हैं कि एक तो ये जो क्राइम का बढ़ता हुआ रुझान है उसकी क्या वजह है, क्या इंसाफ की फरहमी में ताख़ीर है, इंसाफ की फरहमी ना होना है, या कोई और वजह है। बलख साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आए दिन हम सुनते हैं कि डकैती मुज़ाहमत में बंदा कत्ल हो गया, घर में चोरी हो रही थी, लोगों ने रिटेलिएट किया, उनको कत्ल कर दिया गया। इसकी क्या बुनियादी वजह समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ये क्राइम रेट बढ़ने की एक मेजर वजह ये है कि अब आपको हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको आप पुलिस कहते हैं, जब तक ये किसी को उसकी जो पश्तपुनाई नहीं करती, तब तक मैं नहीं समझता कि ये कभी भी क्राइम जो है ये माशरे में फैल सकता है। हम रोज़ FIR पढ़ते हैं, रोज़ केसेस करते हैं, अदालतों में पेश होते हैं, तो जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होती है तो उसके बाद यही चीज़ सामने आती है, या पता लगता है कि इस मुल्ज़िम का कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैकग्राउंड या इसकी जो जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, गाड़ी चोरी हो जाती है, कई हमारे दोस्तों की गाड़ियाँ चोरी होती हैं, तो वो पता लगता है जी फलाने SP साहब ਨੂੰ पूछ लो, तो जब उन्होंने पूछोगे तो इट विल बी ट्रेस्ड कि ये फलां हो सकता है, फलां हो सकता है, फलां हो सकता है। मीनिंग देर में आपको पता है ये मुल्ज़िमान ये डकैतियाँ हरकतें करते हैं, आपके इल्म में है, तो जब आपके इल्म में है तो आप इसको रोकते क्यों नहीं? इसी तरह आप देख लें कि जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, वो गरीब आदमी है जो सुबह अपने रोज़गार के लिए उठता है, वहाँ पे वो अपने पान, खोखा, सिगरेट, टॉफ़ियाँ और बाकी जो चीज़ें अपनी बेचने के लिए आता है। तो ये निशानदेही करती है कि हमारी जो पुलिस है उसकी ग्रास रूट लेवल से जो उसकी जिसको हम कहते हैं पल सफाई, इनके दिमागों की पल सफाई होने वाली है। जहाँ पर आप देख लें कि CCPO अगर कोई स्टेटमेंट देता है लाहौर का कि खातून वाला वक़ुआ भी हुआ आपके सामने है कि वो GT रोड से चली जाती हैं, तो जहाँ पर ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंस्टेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। देखिए आर्टिकल 9 आईने पाकिस्तान में बड़े वाज़ेह है कि लाइफ एंड लिबर्टी शैल बी इंश्योर्ड बाय द स्टेट। अब स्टेट का मतलब है हुकूमत, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखना। आप देखें गाड़ी जा रही होती है, खातून ने जेवर पहना होता है, मोटर बाइक पीछे आती है और वो गन पॉइंट पे, और वो CCTV फुटेज आपका वो सारा जो लगे हुए वो देख रहे हैं, और वो लूट के दिन दिहाड़े चले गए। सब लेकिन पुलिस क्लेम करती है कि वो मुल्ज़िमान जितनी वारदातें होती हैं उतने मुल्ज़िमान को पकड़ते भी हैं, लेकिन मुल्ज़िमान दोबारा वापस आ जाते हैं। उसकी क्या बुनियादी वजह है कि मुल्ज़िमान को पकड़ा जाता है और फिर वो वापस आ जाते हैं, हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 3 महीने, 4 महीने का टेन्योर जेल में काट के? देखिए इसमें मैं ये बिल्कुल, एक तो आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत निकम्मी है। अब अदालतें बेस्ड करती हैं इन्वेस्टिगेशन पे, फिर बदकिस्मती ये होती है कि आपका पब्लिक विटनेस गवाह बनने को तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं बनता कोई। हमारे तो बेहिसी का आलम ये है, अस्पतालों की भी, पुलिस का भी, और
एज ए इंसान मैं अपनी भी बात करूँ, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं उसको अस्पताल नहीं लेके जाऊंगा कि यार मैं लेके जाऊंगा और ये मर गया तो पर्चा इसके लवाकिन मुझ पे करेंगे कि इसने कत्ल किया, इसने मारा, इसने एक्सीडेंट किया। बिल्कुल। सो अस्पताल में लेके जाऊंगा, अस्पताल वाले कहेंगे पहले पर्चा कटवा के लाओ। सो इसलिए ये सिस्टम जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन, अदालतों ने तो अगर इन्वेस्टिगेशन में आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो उससे बार बात नहीं होनी। वाई वुड दे कीप समबडी बिहाइंड द बार विदाउट एनी एविडेंस? एविडेंस को थ्रैश आउट, उसको सफा मिसल पर लेकर आना है पुलिस ने। सो लिहाजा मैं फिर वहीं पे आऊंगा कि इनके दिमागों की फलसफाई होने वाली है। अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें जिसके ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर बंदे ने दौरान डकैती शहरी को कत्ल किया, उसके बाद वहाँ पे बाय चांस एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, पुलिस वाले के ऊपर फायरिंग की, क्रॉस फायरिंग के बाद पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया। इसके अंदर तो विटनेस की ज़रूरत नहीं है, पुलिस वाला मौके पे मौजूद था और मौके से वो गिरफ्तार हो गया, साथ ही साथ मुकदमा भी दर्ज हो गया, सारा कुछ हो गया। आपको लगता है जैसे आपने पुराने केसेस का जिक्र किया कि एविडेंसेस नहीं होती, पुलिस की जानिब से तफ्तीश सही नहीं की जाती, इसके अंदर तो सारी चीज़ें, तमाम लवाजमात किसी मुलजिम को सज़ा दिलवाने के लिए पूरे हैं। देखिए ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब ये पुलिस वाला बाय चांस जा रहा था, मेरा ख्याल है कोई गयूर किस्म का अफसर है या सिपाही है, उसके अंदर शायद दिल भी है और उस दिल में अल्लाह नबी और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ भी बसता था, जिसने परवाह न की कि यार मुझे भी गोली लग जाती, तो उसकी गोलियां ख़त्म हुई तो ही गॉट होल्ड ऑफ हिम। तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट केस है जहां पर इस शख्स को सज़ा दी जा सकती है, बिकॉज ही इज़ ए नेचुरल आई विटनेस ऑफ द अकरेंस। क्योंकि एक मर्डर केस में या एक फौजदारी केस में ये बड़ा ज़रूरी होता है कि मौके का गवाह कौन है, कैसे आया, और चांस आई विटनेस जो था ये कहाँ से गुजर रहा था और क्या उसका रोल था। सो मैं समझता हूँ कि इस मुलजिम को बिल्कुल भी किसी सूरत में भी कोई रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में किसी किस्म की भी कोई लकूना या किसी किस्म की भी बेईमानी या किसी किस्म की भी लचक नहीं होनी चाहिए। लास्टली, दौरान हिरासत मुलजिम जो है वो बड़ी बहकी बहकी हरकतें कर रहा है, क्या ऐसे मुलजमान जो हरकतें कर रहे होते हैं वो कोई फ़ायदा लेने के लिए कर रहे होते हैं? देखें, बाज़ लोग होते हैं लुनेटिक, एक अपने आप को जिस तरह के पागल हैं, या कोई ऐसा फेज़ आ जाता है कि उस फेज़ में ये कुछ भी कर जाते हैं। तो बाज़ लोगों की उनकी, लेकिन अब बाज़ की हिस्ट्री होती है कि वो शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो वो बगैर पूछे चीज़ें जेब में डालना शुरू कर देते हैं। सो बाज़ लोगों की आदत होती है, लेकिन उसकी फिर एक मेडिकेटेड हिस्ट्री होती है, उसके पीछे वो डॉक्टर्स की स्लिप्स और सारी प्रिस्क्रिप्शंस और एक पूरी डिटेल हिस्ट्री होती है कि इतने अरसे से ये इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। लेकिन इस तरह जाकर एक वकूआ कर देना और फिर बहकी बहकी बातें करना, तो मेरा ख्याल है ये एक हैबिचुअल क्रिमिनल की निशानदेही करता है, ना कि किसी ऐसे बंदे की जो कि दिमागी तौर पे जिसका तवाज़ुन ठीक ना हो। बहुत शुक्रिया। आपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलक शेर खोसा साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जितने ज़्यादा शहर में जराइम हो रहे हैं इनकी कहीं ना कहीं पे पुष्पनाई जो वो पुलिस की जानिब से की जाती है, और अगर पुलिस के अंदर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म डेवलप कर दिया जाए तो ऐसे वाक़यात जो हैं रोके जा सकते हैं। और इस पर्टिकुलर केस के ऊपर उनका कहना है क्योंकि पुलिस यहाँ पे नेचुरली मौजूद था जब इंसिडेंट हो रहा था, पुलिस उसका आई विटनेस भी है और उसी ने मुलजिम को पकड़ा है, तो इसके अंदर मुलजिम को सज़ा दिलवाने में कोई जो लकूना है वो मौजूद नहीं है और डेफिनेटली मुलजिम जो है वो अपने कैफे किरदार तक पहुँच सकता है। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।